is Radhika Gaur with the session number 1 of your chapter Natural Resources, and in this session we are going to talk about air. So guys, natural resources में हम स्टडी करेंगे what are natural resources, natural resources कौन कौन सी हमारे पास अवेलेबल हैं, उनका कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं हम, और कैसे हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रख सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट सेशन दैट इज ऑफ एयर. क्लियर? So the first thing is that environment on earth, which is characterized by an ambient temperature, availability of air, water and soil, have made life possible on earth. सिंपल सी बात है, अर्थ पे यदि लाइफ पॉसिबल है तो किसकी वजह से है? उसके एनवायरनमेंट की वजह से. और उसके एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रेजेंट है? एक प्रॉपर टेम्परेचर प्रेजेंट है, एयर की अवेलेबिलिटी है, वाटर प्रेजेंट है, सॉइल प्रेजेंट है. दिस इज द रीजन जो अर्थ प्लेनेट है उस पे लाइफ पॉसिबल है. जबकि आपने और सारे देखे होंगे, आपने अभी तक ऑब्वियसली हमें नहीं पता कि शायद ही मुश्किल से किसी और प्लेनेट पे लाइफ पॉसिबल होगी, क्योंकि वहां पे एक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है. लेकिन अर्थ पे एक प्रॉपर एनवायरनमेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ एयर है, ऑक्सीजन है, वाटर है, सॉइल है. दिस इज द रीजन जो अर्थ है उस पे लाइफ पॉसिबल है और हम अर्थ पे रह पाते हैं. इज दैट क्लियर टू यू? दैट एनवायरनमेंट ऑन अर्थ विच इज कैरेक्टराइज्ड by an ambient temperature, availability of air, water and soil have made life possible on the earth. Is that clear to you? अब बताती है that what is air? The atmosphere constitutes a protective cover of gases surrounds the earth which sustains life and saves it from unfriendly environment of the outer space. Actually जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें गैसेस की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट रहती है जो अर्थ को सराउंड करके रखती है, जिसका वर्क क्या होता है? वो लाइफ को सस्टेन करती है और लाइफ को जितने भी हमारे अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट एक्टिविटीज हैं उनसे लाइफ को सेव करके रखती है. क्लियर? दैट एटमॉस्फेयर कंस्टिट्यूट्स अ प्रोटेक्टिव कवर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ which sustains life and saves it from unfriendly environment of the outer space. And it absorbs most of the cosmic rays from the outer space. और ये क्या करती है? ये जो एयर है इसकी वजह से क्या होता है, जितनी भी हमारी कॉस्मिक रेज आती हैं आउटर स्पेस से उसे भी ये एब्जॉर्ब करके रखती है एंड प्रोटेक्ट्स लिविंग थिंग्स फ्रॉम देयर हार्मफुल इफेक्ट्स. और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें कॉस्मिक रेज के हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करके रखती हैं. तो सिंपल सी बात है, एयर क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी एक कवरिंग होती है, गैसेस की कवरिंग क्रिएट करता है जो अर्थ को सराउंड करके रखता है ताकि कोई भी आउटर स्पेस की चीज या फिर कोई भी ऐसी अनफेवरेबल चीज अर्थ को हार्म ना करे, उसके जो लिविंग बींग्स हैं उनको हार्म ना कहे. साथ साथ में ये जो लेयर होती है ये कॉस्मिक रेज को भी एब्जॉर्ब कर लेती है. जितनी भी कॉस्मिक रेज हमें आउटर स्पेस से मिलती है उन सबको ये एब्जॉर्ब करके रखती है ताकि जो लिविंग थिंग्स हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट से बचे रहे. क्लियर? अब बताते हैं कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. एयर की कंस्टिट्यूएंट्स क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस. जो एयर है वो काफी सारी गैसेस का मिक्सचर है. द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज अ नाइट्रोजन गैस. और नाइट्रोजन गैस जो है वो एयर का एक सबसे ज्यादा मेजर कंस्टिट्यूएंट्स है, मतलब सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट्स है. एक्चुअली जो एयर है वो ऑक्सीजन में की फॉर्म में भी मिलेगी, मतलब जो एयर है उसमें ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और भी सारी हीलियम गैस प्रेजेंट होती है. बट द थिंग इज सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होती है वो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है और उसके बाद में आती है ऑक्सीजन गैस और उसके बाद में और जो अदर गैसेस है लाइक हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह का जो मिक्सचर होता है वो रेस्ट प्रेजेंट रहता है. दैट इज सबसे बड़ा जो कंस्टिट्यूएंट होता है एयर में वो नाइट्रोजन गैस का होता है. इज दैट क्लियर टू यू? एंड द इनर्ट गैस आर इनएक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ द एयर. एयर में जो इनर्ट गैस प्रेजेंट रहती है लाइक हीलियम एंड एटसेट्रा, दे आर द इनएक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ द एयर. वो एयर के इनएक्टिव कंपोनेंट होते हैं. क्लियर? इवन नाइट्रोजन इज एन अनरिएक्टिव गैस. मैंने बताया ना आपको, इनएक्टिव जो इनर्ट गैसेस हैं वो इनएक्टिव कंपोनेंट्स रहेंगे एयर के. इवन उसके साथ में जो नाइट्रोजन रहती है वो भी एक अनरिएक्टिव गैस की तरह रहती है. क्लियर? नाइट्रोजन इज आल्सो एन अनरिएक्टिव गैस. Therefore, its presence does not allow things to burn. और इसी की वजह से नाइट्रोजन प्रेजेंस होने की वजह से वो चीजों को जलने नहीं देती. क्यों नहीं जलने देती? क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो अनरिएक्टिव गैस की तरह वर्क करती है, इसीलिए वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती तो वो चीजों को जलने नहीं देती. इज दैट क्लियर टू यू? दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
reactivity of the nitrogen gas, it does not allow things to burn. Actually, presence of oxygen supports burning. जबकि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो क्या करती है, वो बर्निंग को सपोर्ट करती है. क्लियर दैट नाइट्रोजन की प्रेजेंस किसी भी चीज को बर्न होने नहीं देती, उसे बर्निंग अलाउ नहीं करती, जबकि जो ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस बर्निंग सपोर्ट करती है. क्लियर. सो दैट वाज ऑल अबाउट एयर. वो सब एयर के बारे में हमने स्टडी किया. अब बात आती है व्हाट इज विंड. The horizontal movement of air is called wind and the vertical movement of the air is called air current. Actually जो air है वो obviously दो तरह से move करती है, horizontally and vertically. जो horizontally movement होता है air का उसको हम क्या बोलेंगे, wind. Clear that the horizontal movement of the air is called wind and the vertical movement is called air current. जो vertical movement होगा air का उसे हम air current बोलेंगे. Clear. जो एयर है वो दो वे में मूव करती है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है उसे हम विंड बोलेंगे और जो वर्टिकल मूवमेंट है उसे हम एयर करंट बोलेंगे. क्लियर. इसके बाद आती है दैट इट इज द सन दैट मेक्स द विंड ब्लो हॉट और ब्लो कोल्ड, ब्लो जेंटली और ब्लो वायलेंटली. जो सन है उसी की वजह से कोई भी विंड या तो हॉट चलेगी, हॉट ब्लो करेगी, या कोल्ड ब्लो करेगी, या जेंटली ब्लो करेगी या फिर वायलेंटली ब्लो करेगी. दैट इज यदि जो विंड है वो स्लो चल रही है या हाई चल रही है, हॉट है या कोल्ड है, ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, सन पे डिपेंड करता है. सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है और वही जो विंड है उसको रेगुलेट करता है. उसी की वजह से जो विंड है वो हॉट कोल्ड होती है, जेंटली वायलेंटली ब्लो करती है. इज दैट क्लियर टू यू दैट इट इज द सन दैट मेक्स द विंड ब्लो हॉट और ब्लो कोल्ड, ब्लो जेंटली और ब्लो वायलेंटली. अब आता है प्रेशर एंड विंड. प्रेशर और विंड जो है उनके बीच में क्या रिलेशन है. द विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया टू अ लो प्रेशर एरिया. जो विंड है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ ब्लो करती है. क्लियर. दैट विंड आल्सो ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया टू अ लो प्रेशर एरिया. द स्ट्रेंथ ऑफ विंड डिपेंड्स ऑन द प्रेशर डिफरेंस. और जो विंड है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, वो प्रेशर डिफरेंसेस पे डिपेंड करती है. फर्स्ट थिंग आप ये समझ लो कि जो विंड है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ ब्लो करती है और जो स्ट्रेंथ है विंड की वो प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करती है. आपको क्या याद रखना है, दैट विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया टू अ लो प्रेशर एरिया एंड द स्ट्रेंथ ऑफ विंड डिपेंड्स ऑन द प्रेशर डिफरेंसेस. क्लियर. When the pressure difference is big, यदि pressure difference जब बड़ा होगा, wind is strong, तो simply जो wind है वो strong होगी. When the pressure difference is small, जब pressure difference छोटा होगा, the wind is gentle, weak और we can say weak. तो जो wind है वो small होगी, that is वो simply gently और weakly move करेगी. And when the pressure difference is very small, और जब जो pressure difference है वो बहुत ही small होगा, there may be no wind at all. तो वहां पे कोई भी wind नहीं होगी. Clear. wind blow करेगी नहीं. तो is that clear that when the pressure difference is big, wind is strong. When the pressure difference is small, wind is gentle. And when the pressure difference is very small, there may be no wind at all. Clear. Another thing is temperature and pressure makes the wind blow. जो temperature है, जो pressure है, उन्हीं की वजह से कोई भी wind blow कर पाती है. Generally, wind speed is greater at higher altitude as there is less effect of friction between the air and the land. जो high altitude होते हैं, क्लियर, वहाँ पे जो wind speed है वो ज़्यादा होती है. क्यों होती है? Because वहाँ पे जो friction force है, क्लियर, जो friction force है, जो air और land के बीच में friction force लगती है, उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है. This is the reason high altitudes पे wind speed ज़्यादा होती है. Clear that wind speed is greater at higher altitudes as there is less effect of friction between the air and the land. Also, wind speed is greater during winter than during summer as there is greater pressure gradient. जो winters है वहाँ पे भी जो wind speed है वो ज़्यादा हो जाती है than during summer. That is summers में जो wind speed है वो कम रहती है जबकि winters में ज़्यादा हो जाती है. उसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो विंटर्स है वहाँ पे ग्रेटर प्रेशर ग्रेडियंट अवेलेबल होता है. क्लियर. दैट विंड स्पीड इज ग्रेटर ड्यूरिंग विंटर देन ड्यूरिंग समर एज देयर इज अ ग्रेटर प्रेशर ग्रेडियंट.
and over water than over land, as the water surface is smoother and there are no obstacle in the path of the wind. Simply, और wind speed कब greater हो सकती है? तब जब जो वाटर है, लैंड है, वहां पे जो वाटर सरफेस है वो स्मूथर हो, क्लियर, और कोई भी ऑब्स्टिकल ना आए विंड के पाथ में, तब भी जो विंड स्पीड होगी वो ग्रेटर होगी, क्लियर. The wind speed will be greater if over water than over land, as the water surface is smoother and there are no obstacle in the path of the wind. अब हमने विंड के बारे में स्टडी किया, हमने एयर के बारे में स्टडी किया. अब होता है व्हाट इज सी ब्रीज, क्लियर. So during the day the land heats up faster than the sea. दिन में क्या होता है, जो लैंड है वो सी से भी फास्ट हीट हो जाती है. The hot air above the land rises and cold air from the sea takes its place. जो लैंड से जो हॉट एयर होती है, ठीक है, लैंड के अबव जो हॉट एयर प्रेजेंट रहती है वो राइज होती है. उसके राइज होने पे क्या होता है, कोल्ड एयर फ्रॉम द सी टेक्स इट्स प्लेस. जो कोल्ड एयर है, जो सी से कोल्ड एयर आई, वो उसका प्लेस ले लेती है. दिस प्रोड्यूस अ ब्रीज फ्रॉम द सी टू द लैंड विच इज कॉल्ड अ सी ब्रिज. और ये क्या करती है, ये एक ब्रिज का फॉर्मेशन करती है सी से लैंड तक, और उसी को हम सी ब्रिज बोलते हैं. क्लियर. तो मैंने 3 स्टेप बताई कि आपको दिन में क्या होता है, जो लैंड है वो हीट रह जाती है और जो सी है उससे फास्टर हीट होती है. ऑब्वियसली जो हॉट एयर होती है लैंड के ऊपर वो ऊपर उठती है, और जो कोल्ड एयर होती है सी से वो उसका प्लेस ले लेती है. दिस प्रोड्यूसेस अ ब्रिज. यही एक ब्रिज का प्रोडक्शन करता है सी से लेके लैंड तक का, क्लियर, एंड विच इज कॉल्ड अ सी ब्रिज, क्लियर. इसके बाद आता है हमारा लैंड ब्रिज. लैंड ब्रिज क्या होता है, एट नाइट द रिवर्स हैपन्स. वो डे टाइम में होता था, अब रात में क्या होता है, इसका उल्टा प्रोसेस होता है. द लैंड कूल्स फास्टर देन सी. रात में जो लैंड है वो सी से ज्यादा फास्टर कूल करती है, क्लियर. द वार्म एयर अबव द सी राइसेस. अब क्या होता है, जो वार्म एयर सी के ऊपर है वो राइज होना स्टार्ट होती है. दिस वार्म एयर इज रिप्लेस्ड बाय कोल्डर एयर फ्रॉम द लैंड प्रोड्यूसिंग अ लैंड ब्रिज. फिर क्या होता है, एक लैंड ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, और लैंड से जो एयर है, कोल्ड एयर है लैंड की, वो वार्म एयर जो था सी में प्रेजेंट उसका प्लेस ले लेते हैं, और वहां पे किसका प्रोडक्शन कर देते हैं, एक लैंड ब्रिज का, क्लियर. तो सी ब्रिज में क्या था, सी से लैंड तक ब्रिज फॉर्म होता था, और लैंड ब्रिज में लैंड से सी तक ब्रिज फॉर्म हो रहा है. जो सी ब्रिज था उसमें वो डे टाइम में होता था, जबकि जो लैंड ब्रिज है वो नाइट टाइम में होता है. प्रोसेस दोनों का सेम ही होता है कि जो वार्म एयर है उसके राइज होने के बाद जो कूल एयर है उसको उसका प्लेस लेना होता है, और वो प्लेस लेने के लिए उन्हें एक ब्रिज का फॉर्मेशन करना पड़ता है. बाय द वे, इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क, एंड टुडेज क्वेश्चन इज व्हिच विंड्स ब्रिंग रेन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द इंडिया. इंडिया के ज्यादातर पार्ट्स में कौन सी विंड्स हैं जो रेन को लेके आती हैं. यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, southwest और north east monsoons, जो साउथ टू वेस्ट या नॉर्थ टू ईस्ट वाले मानसून होते हैं उनकी वजह से ही इंडिया के ज्यादातर पार्ट्स में रेन होती है. दैट इज साउथ वेस्ट विंड और नॉर्थ ईस्ट विंड्स जो होती हैं वही इंडिया में रेन का रीजन है. सो योर आंसर इज द साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून्स. इज दैट क्लियर टू यू? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने अपने न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 14 का स्टार्ट किया, जिसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी किया. हमने स्टडी किया एयर क्या होती है, हमने स्टडी किया विंड क्या होती है, और साथ ही साथ में हमने लैंड ब्रिज, सी ब्रिज के बारे में भी स्टडी किया. आई थिंक दिस वाज इनफ फॉर दिस सेशन. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.